हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा जो क्रैश कोर्स है जिसमें हम लोग एमसीक्यूज कंटिन्यू करेंगे, उसका आज का हमारा फर्स्ट डेमो है। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए और इसका आंसर आप लोग सभी दीजिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल्दी से रीड आउट कीजिए इसको और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए सभी। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग कंजप्शन बाय प्रेग्नेंट लेडी can leads to baby developing hypertrophic pyloric stenosis। इनमें से कौन सी ड्रग है जो प्रेग्नेंट लेडी है वो प्रेगनेंसी के दौरान क्या कर रही है, कंजप्शन कर रही है, तो बच्चे में डेवलप हो रहा है, क्या डेवलप हो रहा है, हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो देखिए आप लोग इस क्वेश्चन को समझिए कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। आप जो हमारी डिजीज है उस डिजीज कंडीशन का नाम क्या है, हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। देखिए हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस होता क्या है, तो देखिए ये मैंने बना दिया यहाँ पे स्टोमक, और यहाँ पे क्या होता है कि स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, एक स्फिंक्टर होता है यहाँ पे। ये जो स्फिंक्टर होता है ना, इसी स्फिंक्टर को बोलते हैं हम लोग लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं। और इसी लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर का ही अदर नाम होता है कार्डिक स्फिंक्टर। तो कार्डिक स्फिंक्टर इसलिए बोला गया है कि जो हमारा ये स्टमक जो है, क्या ये वाला पार्ट होता है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, कार्डिया। क्या बोलते हैं इसी को, कार्डिया बोलते हैं। और इसका देखिए ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इस वाले पार्ट को बोलेंगे हम लोग पाइलोरिस, ठीक है। इस पाइलोरिस वाले पार्ट में जो आपको ये कैनाल देखने को मिल रही है इसको बोलेंगे हम लोग क्या, पाइलोरिक कैनाल। इस पाइलोरिक कैनाल के पास में एक स्फिंक्टर और प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। इस पाइलोरिक स्फिंक्टर के पास में ये पाइलोरिक कैनाल जो है, इस कैनाल के पास में क्या होती है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है सर्कुलर मसल। यहाँ पर प्रेजेंट होती है क्या, सर्कुलर मसल प्रेजेंट होती है। मसल प्रेजेंट। अभी इस सर्कुलर मसल के यहाँ पर क्या हो जाए, हाइपरट्रोफी हो जाए। क्या हो जाए, यदि सर्कुलर मसल की हाइपरट्रोफी हो जाए तो देखिए ये हाइपरट्रोफी कैसे हो रही है, ये देखो इस सर्कुलर मसल की क्या होगी, हाइपरट्रोफी होगी। हाइपरट्रोफी होने की वजह से जो ये स्फिंक्टर था और ये कैनाल थी, ये यहाँ पर क्या हो गई है, नैरोविंग हो गई है। और इस नैरो हो जाने को ही हम लोग बोलते हैं स्टेनोसिस, ठीक है। हाइपरट्रोफी हुई है तो ये हमारी डिजीज कंडीशन जो है इसका नाम क्या हो गया, हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। इस हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस होने के क्या कोज है, यही आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था मैंने। तो देखिए यदि आप लोगों से इसका क्वेश्चन पूछ ले जाए कोज के रिगार्डिंग, तो एग्जैक्ट जो कोज होता है वो क्या होता है, तो आप सभी आंसर करोगे सर एग्जैक्ट कोज इसका क्या होता है, अननोन होता है। या मैं लिख देता हूं यहाँ पे इडियोपैथिक, अननोन होता है, ठीक है। और ये किस में देखने को मिल सकता है, तो आप बोलोगे यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी है वो प्रेगनेंसी के दौरान क्या कर रही है, कंजप्शन कर रही है, इसका इरिथ्रोमाइसिन मेडिकेशन का।
इसका यूज करिए, वो कंजप्शन करिए किसका, इरिथ्रोमाइसिन ड्रग का, तो उसको ही बोलेंगे हम लोग क्या, ये। अब देखिए यदि प्रेग्नेंट लेडी कंजप्शन करे और या मैं बोल दूं यहाँ पर, या मैं बोल दूं कोई बच्चा है ना, अरे क्या है, कोई बोर्न बेबी है, उस बोर्न बेबी को है ना विद इन 2 वीक के अंदर यदि आप लोगों ने इरिथ्रोमाइसिन मेडिकेशन दी है, तभी इस बच्चे में क्या हो सकता है, ये डेवलप हो सकता है ये डिजीज कंडीशन। समझ में आया आपको? यस, ओके। तो देखिए इस पायलोरिक स्टेनोसिस में और क्या होता है, तो आप बोलोगे सर इसमें कैनाल क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी। ठीक है, ये पायलोरिक स्फिंक्टर के पास में जो कैनाल है ये क्या हो रही है, यहाँ पे नैरो हो रही है, जिसकी वजह से जो ये फूड कंटेंट, ये इसोफेगस हो गया, ये माउथ हो गया, इसने कुछ भी खाना वगैरह खाया है तो वो स्टोमक में ही क्या रहेगा, कंटिन्यू पड़ा रहेगा, स्टोर रहेगा, और यहाँ से वो आगे की ओर पास नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं फॉरवर्ड फेलियर टू फूड। अब ये फॉरवर्ड फेलियर हो रहा है फूड का, तो ये फूड यहाँ पर ही क्या रहेगा, रहेगा। तो इसकी वजह से हमारे स्टोमक के अंदर क्या हो जाएगा, जो स्टोमक है इसके अंदर क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही प्रेशर इसका क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो पर्सन को क्या देखने मिलेगा, यहाँ पर नोजिया तो नहीं देखने मिलेगा ना, यहाँ पे क्या देखने मिलेगा, वोमिटिंग। और ये वोमिटिंग जो है वो क्या रहेगी, फोर्सफुल वोमिटिंग रहेगी। कैसी वोमिटिंग रहेगी, फोर्सफुल वोमिटिंग रहने वाली है। और ये जो वोमिटिंग रहेगी ना, तो इसमें जैसे कि ये यहाँ पे पर्सन खड़ा हुआ है, यहाँ पे ये वोमिटिंग करेगा, तो ये वोमिटिंग जो है वो 4 to 6 फीट अवे, इतनी दूर जाके ये वोमिटिंग गिरेगी। समझ में आया आपको? इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। क्या बोलते हैं इसी को, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग इसको बोलते हैं। क्लियर हो गया आपका, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग क्या होती है, फोर्सफुल वोमिटिंग। तो ये आपको ध्यान में रखना था कि प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग कौन सी डिजीज कंडीशन में देखने मिलती है, तो आप आंसर करोगे सर इसमें। और इस हाइपरट्रोपिक पायलोरिक स्टेनोसिस का क्लासिकल सिम्टम यही है, क्लासिकल सिम्टम भी कौन सा है, यही है। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? देखो अब हम आगे बढ़ते हैं, साथ साथ नोट करते रहना, हर एक पॉइंट आप लोगों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए जो ये हमारा हाइपरट्रोपिक पायलोरिक स्टेनोसिस है, इसमें मैंने बोला था क्या देखने मिलती है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग देखने मिलती है। लेकिन इस वॉमिटिंग देखने मिलेगी ना, तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना, विदाउट नोजिया, बिना जी घबराए हुए ही उसको वॉमिटिंग देखने को मिलेगी। और इस वॉमिटिंग देखने मिलेगी, तो यहाँ पर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर डिहाइड्रेशन होगा। क्या होगा, डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन के साथ साथ यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होंगे। क्या होंगे, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस्ड देखने को मिलेंगे। तो डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या हुआ है, यहाँ पे फ्लूइड कम हुआ है, तो हाइपोवोलीमिया हो सकता है। हाइपोवोलीमिया जब भी होता है, बॉडी से फ्लूइड लॉस हो रहा है ना, तो फ्लूइड वॉल्यूम कम हुआ, हाइपोवोलीमिया बोला। और इसके रेस्पॉन्स में हमेशा हमें हार्ट रेट इंक्रीज देखने को मिलती है। हार्ट रेट क्या देखने मिलेगी, यहाँ पे इंक्रीज देखने मिलेगी। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में यहाँ पे देखने मिलेगा पोटेशियम डिक्रीज देखने मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको क्लोराइड और क्लोरीन भी क्या देखने मिलेगा, डिक्रीज। क्लोराइड और पोटेशियम दोनों के दोनों क्या होंगे, यहाँ पे डिक्रीज होंगे। अब आपको पता है पोटेशियम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच है। ठीक है, अरे दोनों एक दूसरे के क्या है, एनिमी है। यदि पोटेशियम घट गया तो पीएच उसके रेस्पॉन्स में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
ठीक है। अब देखिए हमारी ये डिजीज कंडीशन है, इसमें क्या हुई है, वॉमिटिंग हुई है, और ये स्टोमक में जो कंटेंट था वो यहाँ पे क्या था, HCl, वो भी क्या हुआ है, लॉस हुआ है। HCl लॉस हुआ है, और HCl आपको पता है एसिडिक नेचर का है ना, कैसे नेचर का होता है, एसिडिक। यदि एसिडिक नेचर लॉस हुआ है तो ऑटोमेटिकली अपनी बॉडी में क्या हो जाएगा, पीएच बढ़ जाएगी, एल्कलोसिस हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हमें सिम्टम्स के रूप में और देखने को मिलता है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिलता है। नॉर्थ सेट 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में कौन सा सिम्टम यहाँ पे देखने को मिलता है, और वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिए गए थे, ध्यान से सुनना। क्या दिया गया था, हाइपोकैलेमिक हाइपोक्लोएमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, और बी ऑप्शन दिया गया था यहां पर हाइपरकैलेमिक हाइपरक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। यदि ऐसे ऑप्शन आपको दिए जाए तो मेरे को उम्मीद है कि आप सभी यहाँ पे राइट आंसर कर पाओगे, है ना। और यहाँ पे जो राइट आंसर जा रहा है वो क्या जाएगा, यहाँ पर ए राइट आंसर जाएगा। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पोटेशियम का लेवल देखो कम है तो इसको लिख दिया मैंने हाइपोकैलेमिक, और क्लोरीन का लेवल भी क्या है यहाँ पे कम हो रखा है, तो हाइपोक्लोरेमिक मैंने लिख दिया। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आपका समझ में आया, इसका जो राइट आंसर जाने वाला है वो तो सी जाएगा। और इसके साथ साथ मैंने जो ये थ्योरी आपको बताई है वो भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। देखो इसमें मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होने के मैंने दो रीजन बताए थे, एक तो पोटेशियम यहाँ पे कम हो रहा था, उसके रेस्पॉन्स में पीएच बढ़ रही थी, और यहाँ पे जो एसिडिक नेचर है वो वॉमिटिंग के थ्रू क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। तो ये रीजन भी, और एक और रीजन बताता हूं मैं हाई मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होने का, ध्यान से सुनना आप सभी, और साथ साथ नोट डाउन करते रहना। देखो हमारी जो डिजीज कंडीशन थी उसमें क्या हुआ था, ये कैनाल जो थी, अरे ये कैनाल थी, इसका क्या हुआ है, यहाँ पे हाइपरट्रोफी हो गया है। क्या हो गया, इसका हाइपरट्रोफी हो गया है। तो देखिए हमारी जो डिजीज कंडीशन है इसमें मैंने बोला था कि क्या हो रहा है, पर्सन को वॉमिटिंग हो रही है। तो वॉमिटिंग हो रही है तो यहाँ से सोडियम भी क्या हो जाएगा, सोडियम भी क्या होगा, लॉस होगा। सोडियम भी क्या होगा, सोडियम में लॉस होगा। जैसे ही सोडियम लॉस हुआ तो हमारी बॉडी क्या करेगी, कुछ कंपनसेट करने की कोशिश करेगी। क्या करेगी, कंपनसेट करने की कोशिश करेगी कि ये सोडियम का जो लेवल कम हुआ है वो क्या हो जाए, वापस से नॉर्मल हो जाए। तो देखना आप लोग, यहाँ पे जैसे ही सोडियम लॉस हुआ तो कंपनसेट के रूप में हमारी किडनी ने क्या किया, वर्क किया। किडनी में क्या होते हैं, आप बोलोगे सर इसमें तो नेफ्रॉन होते हैं, और उन नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर पीसीटी होती है, उसके अंदर डीसीटी होती है, कलेक्टिंग ट्यूबुल होती है। इन तीनों से ही क्या होगा, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब सोडियम का तो रीअब्जॉर्प्शन होगा, है ना। किडनी ने क्या करवाया, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन तो करवाया है, लेकिन ये क्या कर देगी, साथ साथ H+ आयन को क्या कर देगी, एक्सक्रीट करवा देगी। H+ आयन को क्या करवा देगी, ये एक्सक्रीट करवा देगी। H+ आयन एक्सक्रीट होगा तो आपको पता है ना, H+ आयन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो देखो H+ आयन अपनी बॉडी से क्या हो गया, लॉस हो गया है, मतलब कम हुआ है, तो उसके रेस्पॉन्स में पीएच क्या हो गई, बढ़ गई। और पीएच यदि 7.45 से
ज्यादा हो जाए या इतनी हो जाए तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, एल्कलोसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको भी हम लोग, एल्कलोसिस। वही मेटाबॉलिक एल्कलोसिस यहाँ पे डेवलप हो गया है। समझ में आया आपको? ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। देखिए ध्यान से सुनना, क्या बता रहा हूं मैं आपको कि कौन सी ड्रग थी जिसकी वजह से क्या हुआ, बच्चे के अंदर कुछ इफेक्ट या मैं बोल देता हूं डिसऑर्डर या डिजीज देखने को मिली। तो हमारी ड्रग थी जिसका नाम क्या था, एरिथ्रोमाइसिन। ये लेने की वजह से डेवलप हुआ इसमें क्या, हाइपरट्रोपिक पायलोरिक हाइपरट्रोपिक पायलोरिक स्टेनोसिस यहाँ पे क्या हो गया है, डेवलप हो गया है। समझ में आया? नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक और ड्रग आती है अपनी, कौन सी, लिथियम। कौन सी ड्रग आती है, लिथियम, जो कि आप सभी को पता है ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसके अंदर, मेनिया के अंदर। किसके अंदर आती है, मेनिया के अंदर क्या होती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है। लेकिन ये भी कोई प्रेग्नेंट महिला यूज करे तो उसके अंदर भी एक अबनॉर्मलिटी डेवलप होती है बच्चों के अंदर, और उसका नाम होता है साइनोटिक हार्ट डिजीज। ये साइनोटिक हार्ट डिजीज जो होती है स्पेशली कौन सी होती है, तो आप बोलोगे सर एपस्टीन एनोमलीज। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग जब भी एक्सरे करते हैं तो हमें जो हमारा ये हार्ट जो एक्सरे में होता है उसकी लोकेशन पे हमें बॉक्स शेप व्हाइट कलर का बॉक्स देखने मिलेगा, व्हाइट कलर का बॉक्स शेप देखने को मिलेगा हमें जहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है वहां। होप आप सभी को ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छे से इसी तरह से एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा उसका भी। लेकिन ध्यान से सुनना, जो मैं इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बता रहा हूं वो ये है, जो नेक्स्ट चीज मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि हमारा जो ये क्रैश कोर्स है उसमें जो हर क्वेश्चन आप लोगों से डील किया जाएगा वो इसी तरह किया जाएगा, इसमें आपको मैक्सिमम थ्योरी प्रोवाइड की जाएगी और क्वेश्चनों के साथ में, ठीक है, जो कि बेस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से रीड आउट कीजिए और आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनिफेस्टेशन सीन इन कंपार्टमेंट सिंड्रोम। इनमें से कौन सा सिम्टम है जो कंपार्टमेंट सिंड्रोम में देखने को मिलता है, लेकिन क्वेश्चन में डाला गया है एक्सेप्ट, यानी कि जो नहीं देखने को मिलता, नो या नॉट नहीं देखने को मिलता। तो इनमें से आपको आंसर करना है। ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, पेन दे रखा है, बी ऑप्शन दे रखा है पेलार, सी ऑप्शन दे रखा है पेरेस्थेसिया, और डी ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे पाल्पेशन है या पाल्पेट शो सॉफ्ट मसल। तो देखिए हमारा जो ये कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है क्या है, ध्यान से ये समझना आप सभी। देखो जो ये कंपार्टमेंट जो होता है, इस कंपार्टमेंट के अंदर क्या होते हैं, कंटेंट होते हैं। तो इसमें प्रेजेंट होता है तीन कंटेंट, एक तो होती है इसमें मसल, एक नर्व है, और थर्ड जो इसमें प्रेजेंट होती है वो होती है हमारी ब्लड वेसल्स। कौन होती है, ब्लड वेसल। इन तीनों की वजह से देखो ये क्या बना हमारा कंपार्टमेंट क्या हो गया है, ये एक कंपार्टमेंट बना है। ठीक है, ऐसे ही कंपार्टमेंट यदि मैं और बनाऊं यहाँ पर, तो देखिए आप सभी, ये हमारे पास में देखो चार कंपार्टमेंट लिए मैंने। अभी इन्हें कंपार्टमेंट के अंदर तीन चीजें प्रेजेंट होती है जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे नोट डाउन करवाई है, नोट डाउन करवाई है। ठीक है, अभी इन्हें तीनों चीजों की प्रेशर, इन
जो तीनों जो यहाँ पे लिखे हैं मैंने, इनकी वजह से इसके अंदर एक कंपार्टमेंट के अंदर क्या होता है, प्रेशर होता है, उस प्रेशर क्रिएट होता है इन तीनों की वजह से, जिसको आप लोग बोलते हो कंपार्टमेंट प्रेशर। नॉर्मली जो ये कंपार्टमेंट प्रेशर होता है वो होता है 0 to 10 mm। ये हार्ड होता है, नॉन इलास्टिक होता है। क्या होता है ये? नॉन इलास्टिक होता है ये। और ये जो फेसिया है ये क्या होता है? नॉन एक्सपेंडेबल होता है। क्या होता है? नॉन एक्सपेंडेबल होता है, ये फैलता भी नहीं है। अब देखो यहाँ पे प्रेशर तो इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन ये जो टफ मेम्ब्रेन है वो प्रॉपरली क्या नहीं हो रही है, वो मूव नहीं हो रही है, वो एक्सपांड नहीं हो रही है, वो लास्टिंग भी नहीं है, टफ है, हार्ड है। तो ये प्रेशर और ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा यहाँ पर, तो उसकी वजह से यहाँ पर देखने को मिलेगा, सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। क्या यस, क्या वॉइस आ रही है आपको? एक बार कमेंट कर दीजिए टेक्निकल टीम। ये समझ में आया और इसको आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया साथ के साथ? अब सुनना ध्यान से, क्या बता रहा हूं मैं, कि जो ये अपना फेसियल नॉन इलास्टिक होता है, ठीक है, और क्या होता है? नॉन एक्सपेंडेबल होता है। तो ये प्रेशर क्या होता जाएगा?
डिक्रीज हो जाएगी। पेरेस्थेसिया का मीनिंग होता है यहाँ पर क्या, एबनॉर्मल सेंसेशन। क्या होगा, एबनॉर्मल सेंसेशन। और ये एबनॉर्मल सेंसेशन होंगे जैसे कि प्रिकिंग सेंसेशन होते हैं, वैसे सेंसेशन देखने मिलेंगे हमें। नंबनेस देखने को मिलेगी, क्या देखने मिलेगी यहाँ पे, नंबनेस देखने को मिलेगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसके अंदर मैंने बोला था एक और पी सिम्टम देखने को मिलता है, तो वो 7P होता है यहाँ पे, पियो किलोथर्मिया। क्या होता है, पिलो किलोथर्मिया का मीनिंग होता है कि देखो यहाँ पे यदि कंपार्टमेंट सिंड्रोम डेवलप हुआ है तो दूर वाली जो एक्सट्रीमिटी है, डिस्टल एक्सट्रीमिटी है, वहां पर क्या देखने मिलेगा, डिस्टल एक्सट्रीमिटीज में क्या होगा, डिस्टल एक्सट्रीमिटीज है वहां पे टेम्परेचर जो होता है, जो टेम्परेचर होता है वो फील नहीं होता है, नॉट फील। क्लियर हो गया। तो ये होता है पिलोकिलोथर्मिया। पैरालिसिस का मीनिंग जानते ही हो, पल्सलेसनेस। और यहाँ पे पाल्पेशन शो देखने मिलता है, क्या, हार्ड। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है सॉफ्ट। तो एक्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा गया था, आंसर तो क्या चला गया आप लोगों का, डी राइट आंसर चला गया। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से सुनना, यहाँ से और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन है कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम में आप लोगों का अर्ली सिम्टम क्या देखने मिलेगा। तो आपको ध्यान में रखना है सर, अर्लीस्ट जो होता है और मोस्ट कॉमन भी यदि आप लोगों से पूछ ले तो आपको ध्यान में रखना है क्या, पेन ही ध्यान रखना है। कुछ क्या होते हैं आपको बताते हैं, पेरेस्थेसिया, लेकिन पेरेस्थेसिया अर्ली नहीं होता है। सबसे अर्ली कौन होता है, पेन ही होता है। सबसे अर्ली कौन होगा यहाँ पे, पेन ही होगा। नेक्स्ट देखो आप लोगों से पूछता है कि सर लेट कौन से फीचर देखने मिलेगा। तो देखो ये जितने भी नेक्स्ट इसके अलावा 6P जो है, 6P है, वो सारे के सारे क्या होते हैं हमारे, लेट साइन होते हैं, या लिख देता हूं मैं लेट फीचर होते हैं। लेकिन आप लोगों से एग्जाम में पूछेगा लास्ट फीचर कौन सा होता है, तो लास्ट फीचर में आपका आंसर जाएगा पल्सलेसनेस। क्या जाएगा, पल्सलेसनेस, यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। होप आप सभी को समझ में आया होगा ये भी। ठीक है, चलो अच्छी बात, आपको समझ में आया। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था जिसको आपको आंसर और समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इस कंपार्टमेंट सिंड्रोम का मैंने प्रेशर आपको नॉर्मल बताया था। जो कंपार्टमेंट होता है इसका प्रेशर कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 0 to 10 mm ऑफ एच जी। तो क्या होता है, नॉर्मल कंपार्टमेंट प्रेशर होता है। लेकिन ये मोर देन 30 हो जाए तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, कंपार्टमेंट सिंड्रोम बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसको, कंपार्टमेंट सिंड्रोम। लेकिन ध्यान से सुनना, यदि यही प्रेशर कितना हो जाए, मोर देन 40 mm ऑफ एच जी हो जाए ना, तो यहाँ पर हम लोग करते क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे सर, जो कवरिंग थी अपनी, अरे जो इस कंपार्टमेंट के ऊपर कवरिंग थी जिसका नाम क्या था, फेसिया, उसको क्या कर देंगे, रिमूव करवा देंगे। जो फेसिया थी उसको क्या करवा देंगे, रिमूव, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, फेसियोटोमिक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे उसको, फेसियोटोमिक के नाम से जाएंगे। होप आपको ये भी समझ में आया होगा। लेकिन ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूं कि फेसियोटोमी क्या होती है। क्लियर हो गया ये, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से क्वेश्चन रीड आउट कीजिए और इसका आंसर दीजिए आप लोग, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है ईसीजी के रिगार्डिंग। ये जो आप लोग ईसीजी है, मैंने खुद ने 3 to 4 टाइम्स ही एग्जाम में देखी है और बहुत बार रिपीट होते हैं यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, तो जल्दी से रीड आउट कीजिए और इसका आंसर दीजिए आप सभी स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द ईसीजी। ये आपके सामने ईसीजी रखी गई है, इसको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए दे रखा है यहाँ पे सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, बी ऑप्शन दे रखा है एट्रियल फ्लटर, सी ऑप्शन दे रखा है साइनस टेकिकार्डिया, डी ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे एट्रियल फिब्रिलेशन। तो आंसर कीजिए। देखिए ये ईसीजी जो आप लोगों को शो हो रही है, उसके अंदर देखो क्या देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पे ये तो क्या हो गई हमारी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो गया, टी वेव होगी। लेकिन देखो पी वेव देखो बहुत ही रेयरली यहाँ पे सीन हो रही है हमें। देखो देखो यहाँ पे जो ये सिम्टम देखने, ये ईसीजी देखने मिल रही है, इसमें हमें क्या देखने मिल रहा है, रेयरली पी वेव शो। ठीक है, और ये देखने को मिलता है जब हमारी हार्ट रेट, देखो ध्यान से सुनना, नॉर्मली जो हार्ट रेट होती है वो होती है कितनी, तो आप सभी आंसर करोगे सर 62
100 बीट पर मिनट होती है, लेकिन यदि ये हार्ट रेट कितनी हो जाए, लेस देन 60 हो जाए और मोर देन 100 हो जाए, सब वॉइस नहीं आ रही। एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फिब्रिलेशन है, तो यहाँ पे आपके ड्रग ऑफ चॉइस में आपका आंसर जाता एस्मोलोल, आपका आंसर जाता क्या जाता एस्मोलोल। लेकिन यहाँ पर देखो लिखा हुआ है साइनस टेकिकार्डिया, साइनस टेकिकार्डिया के अंदर जो आप लोग ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो आप देखो साइनस टेकिकार्डिया में हम लोग ऐसी मेडिकेशन देंगे जो हार्ट रेट को क्या करवा दे, डिक्रीज करवा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं वेगल स्टिमुलेशन। क्या यूज करेंगे, वेगल, जो वेगस नर्व होती है ना उसको स्टिमुलेट करवाते हैं, तो उसके रेस्पॉन्स में हमें हार्ट रेट क्या देखने मिलती है, डिक्रीज देखने मिलती है। लेकिन देखो यहाँ पे साइनस टेकिकार्डिया लिखा हुआ, उसका मैनेजमेंट तो बता दिया मैंने, साइनस ब्रेडिकार्डिया में हार्ट रेट क्या हो रखी है, डिक्रीज हो रखी है। और हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, एट्रोपिन सल्फेट का। तो यहाँ पर जो ड्रग ऑफ चॉइस होगी साइनस ब्रेडिकार्डिया में वो होगी एट्रोपिन सल्फेट। होप आप सभी को समझ में आया होगा। हर एक क्वेश्चन के साथ में आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, रीड आउट कीजिए और आंसर दीजिए। अर्ली कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है ना। शॉर्ट क्वेश्चन है, सिंगल लाइनर क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको पता है एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जैसा कि आपको प्री के अंदर भी देखने मिलेगा, मिला था है ना। और जो आपके मेंस होते हैं वहां पे भी देखने मिलते हैं, लेकिन मेंस में क्या होता है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा आते हैं, तो उनके ऊपर भी हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है ना। और देखो आज की हमारी क्लासेस में तो मैंने आपको मल्टीपल जो सब्जेक्ट है, मल्टीपल टॉपिक है उनके क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन कल भी हमारी जो क्लास रहेगी उसमें भी सेम यही पैटर्न रहेगा। लेकिन जब हमारी क्लासेस 3rd मई से स्टार्ट होगी है ना, आज और कल तो डेमो क्लासेस है, और 3rd मई से जो क्लासेस होगी उसमें हम आपको क्या देंगे, एक शेड्यूल भेजेंगे जिसमें टाइमिंग दिया होगा हर एक टॉपिक का, हर एक सब्जेक्ट का टाइमिंग दिया होगा कि इस सब्जेक्ट को हम लोग इतने टाइमिंग में क्या करेंगे, कंप्लीट आप लोगों को डिलीवर करवाएंगे मटेरियल। और पैटर्न यही रहेगा उसमें, एमसीक्यूज प्लस आप लोगों को थ्योरी। क्लियर हो गया आप लोगों का, ओके। क्वेश्चन देखिए आप लोग कि अर्ली कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर, तो इसका ऑप्शन दे रखा है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, बी ऑप्शन दे रखा है वेस्कुलर नेक्रोसिस, एक दे रखा है फैट एम्बोलिज्म, डी ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे कंपार्टमेंट सिंड्रोम। तो देखिए फ्रैक्चर क्या होता है, तो आप बोलोगे यहाँ पे ब्रिक दी,
कंटिन्यूटी ऑफ बॉन्ड, जो बॉन्ड होती है इस बॉन्ड की जो ये कंटिन्यूटी है इसका ब्रेक डाउन हो जाना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रैक्चर बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ये देखो बॉन्ड होगी इसकी ब्रेक, ये हमारी स्किन होगी और ये क्या होगी हमारी बिटवीन क्या बना दी मैंने बॉन्ड, और ये यहाँ पे इसका क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया है, टूट गई है, ब्रेक डाउन हो गई है ना, कंटिन्यूटी थी वो ब्रेक हो गई है, तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रैक्चर बोलेंगे। फ्रैक्चर के बहुत सारे टाइप होते हैं लेकिन मैं कुछ टाइप आप लोगों से डिस्कशन करता हूँ, ध्यान से सुनना। एक तो होता है आप लोगों का कौन सा, ओपन फ्रैक्चर होता है, एक होता है आप लोगों का कौन सा, क्लोज्ड फ्रैक्चर होता है। कौन सा होता है, ओपन फ्रैक्चर होता है, और एक कौन सा होता है, क्लोज्ड फ्रैक्चर होता है। ओपन फ्रैक्चर में क्या होता है, ध्यान से सुनना, ये हमारी स्किन होगी और अंदर ये देखो यहाँ पे क्या है, बोन है, बोन यहाँ से फ्रैक्चर होकर के ये आउटसाइड चली गई, स्किन को ब्रेक डाउन कर दिया है। ये क्या बोला मैंने, इसमें देखने मिल रही है क्या, स्किन ब्रेक डाउन, स्किन यदि ब्रेक डाउन देखने को मिलेगी उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, बोन बाहर आ गई है ना तो उसी को ओपन फ्रैक्चर बोलेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, ये हमारी स्किन है और ये बोन अब ब्रेक डाउन तो हो गई है लेकिन अभी तक स्किन क्या है, इंटेक्ट है, स्किन ब्रेक नहीं हुई है, स्किन क्या है, इंटेक्ट है, इंटेक्ट। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, क्लोज्ड फ्रैक्चर बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, क्लोज्ड फ्रैक्चर बोलेंगे। क्लियर हो गया आपका। एक और टाइप आते हैं फ्रैक्चर के, एक बोलते हो आप लोग कौन सा, कंप्लीट फ्रैक्चर, और एक बोलते हो आप लोग क्या, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। तो देखिए कंप्लीट फ्रैक्चर क्या होता है, तो देखो ये जो हमारी स्किन होगी, ये बोन है, बोन यदि कंप्लीटली दो पार्ट में डिवाइडेड हो गई है, कंप्लीटली कितने पार्ट में डिवाइडेड हो गई है, दो पार्ट में डिवाइडेड हो गई है बोन, तो उसी को क्या बोल देंगे हम लोग, ये देखो डायग्राम देखना, ये बोन दो पार्ट में डिवाइडेड देखने मिल रही है ना बोन, इसी को बोलेंगे कंप्लीट फ्रैक्चर। इन कंप्लीट फ्रैक्चर किसे बोलेंगे, तो देखिए ये हमारी स्किन थी और ये बोन है, ये बोन यहाँ से टूट करके अभी तक प्रॉपर्ली पूरी नहीं टूटी है लेकिन ये टूट करके ऐसी हो गई है, लट गई है ना, तो इसी को बोलेंगे इनकम्प्लीट। और ये ऐसा ही फ्रैक्चर जो होता है इसी को, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर
24 आवर टू 72 आवर्स में क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। ठीक है, अर्ली भी यही है और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन भी कौन सा है, यही है। ठीक है, अभी ये होता क्यों है, तो देखिए ये हमारी क्या हो गई, यहाँ पे बोन हो गई, क्या हो गई, बोन। इस बोन के अंदर क्या होती है, जो हमारी बोन, देखो ध्यान से सुना, थोड़ा सा मैं अच्छे से डायग्राम बना के समझाता हूँ। ये मैंने बोन बनाई है। ठीक है, इस बोन के अंदर जो ये सेंटर वाला जो पार्ट है, बोन का ये सेंटर वाला जो पार्ट है, जो हमें सिलेंड्रिकल जैसे दिखाई दे रहा है, सिलेंड्रिकल शेप का दिखाई दे रहा है, ये जो पार्ट होता है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग, किस नाम से जानते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, डायाफाइसिस। किस नाम से जानते हैं इसी को, डायाफाइसिस के नाम से जानते हैं। और ये वाला जो पार्ट बच गया है, जो साइडो वाला, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, एपीफाइसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एपीफाइसिस, एपीफाइसिस। ये पार्ट जो नियर होता है, तो इसे बोलेंगे हम लोग, अपर की ओर नियर जो है उसे बोलेंगे प्रॉक्सिमल, और ये दूर की जो ओर है तो इसे बोलेंगे डिस्टल एपीफाइसिस। क्या बोलेंगे इसको, डिस्टल एपीफाइसिस बोल देंगे। लेकिन इस जो ये हमारा डाइफाइसिस वाला पार्ट होता है ना, यहाँ पर क्या होती है कि कैविटी प्रेजेंट होती है या केनाल प्रेजेंट होती है, जिसे आप लोग बोलते हो मेडुलरी केनाल। क्या बोलते हो, मेडुलरी केनाल। ठीक है, और इस मेडुलरी केनाल के अंदर ही प्रेजेंट होता है क्या, बोन मेरो। और देखो यहाँ पे मैं येलो कलर का लिख रहा हूं, इसमें प्रेजेंट होता है येलो बोन मेरो। ये येलो बोन मेरो जो है आप लोगों का वो पढ़ना होता है। देखो येलो बोन मेरो के यदि ऊपर आप लोगों से एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा गया है कि सर इसके ऊपर भी कवरिंग होती है क्या, तो आप बोलोगे सर येलो बोन मेरो के ऊपर दो कवरिंग होती है। एक तो होती है कौन सी, ये पल्मोनरी, सॉरी पल्मोनरी नहीं, मेडुलरी केनाल, मेडुलरी कैनाल की कवरिंग होगी। और इसके साथ साथ में देखो यहाँ पर इस मेडुलरी कैनाल के पास में जो ये पार्ट दिखाई दे रहा है, जो व्हाइटिश पार्ट दिखाई दे रहा है, जो कैसा दिखाई दे रहा है आप लोगों को, व्हाइटिश पार्ट दिखाई दे रहा है ना, इसके, और इस व्हाइटिश वाले पार्ट को ही बोलते हैं हम लोग क्या, पेरियोस्टियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरियोस्टियम। तो ये बोन का व्हाइट वाला पार्ट पेरियोस्टियम ही है। ठीक है, तो दो कवरिंग हो गई येलो पर। और ये येलो जो बोन मेरो होता है ना, इसकी ये कब बनता है, तो ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो रेड बोन मेरो से, और इस रेड बोन मेरो में यदि मैं मिक्स कर दूं, इसे रेड बोन मेरो में मिक्स कर दूं क्या, फैट मिक्स कर दूं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, येलो बोन मेरो में। तो देखो ये पेरियोस्टियम वाला पार्ट हो गया। और इस पेरियोस्टियम वाले पार्ट में यहाँ पर क्या होता है, येलो बोन मेरो प्रेजेंट होता है। क्या होता है यहाँ पर, क्या, सॉरी, रेड बोन मेरो प्रेजेंट होता है, रेड बोन मेरो प्रेजेंट होता है। ये रेड बोन मेरो जो होता है, इसके ऊपर यदि आप लोगों से कवरिंग पूछ ले तो आप बोलोगे सर सिंगल कवरिंग होती है, और वो भी किसकी होती है, ओनली ये व्हाइट वाला पार्ट, जिससे आप लोग क्या बोलते हो, पेरिओस्टियम बोलते हो। क्या बोलते हो, पेरिओस्टियम। क्वेश्चन तो आपको समझ में आया, और ये भी आपको समझ में आया। अब एग्जामिनर इसी क्वेश्चन को इस तरह से तो पूछा था, इसी को यदि वो थोड़ा चेंज करना चाहेगा तो वो किस तरह से पूछेगा आपको, तो ये भी नोट डाउन करना कि एक पेशेंट है, जिस फ्रैक्चर का पेशेंट है, उसके अंदर डेवलप हो रहा है, उसके अंदर क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, ये मैं बोल सकता हूं, उसमें कुछ क्लिनिकल फीचर देखने को मिल रहे हैं। और वो फीचर है क्या, डिस्निया, रेडनेस, डिस्निया रेडनेस, चेस्ट पेन, क्या, डिस्निया रेडनेस और चेस्ट पेन उसमें देखने को मिल रहा है, डिस्निया रेडनेस और चेस्ट पेन उसमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे एग्जामिनर आपको दे सकता है, पेलर भी देखने को मिल सकती है। ये यदि डेवलप हो रही है
स्पेस देखना, चेस्ट पेन और डिस्निया यदि ऐसे सिम्टम और इसके साथ में हार्ट रेट भी बढ़ी हुई है, तो ये इंडिकेट करता है कि इस पर्सन को डेवलप हो गया है क्या, फैट एम्बोलिज्म डेवलप हो गया है। क्या डेवलप हो गया है इसको, फैट एम्बोलिज्म डेवलप हो गया है, जो विद इन 24 आवर टू 72 आवर्स के अंदर क्या होता है, डेवलप होता है। क्लियर हो गया। अब देखो ये फैट एम्बोलिज्म जो होता है वो क्यों हुआ है, तो उसका रीजन ये है था कि हमारी जो क्या थी यहाँ पे, जो बोन थी, उस बोन के अंदर जो मेडुलरी कैनाल थी, उसके अंदर जो येलो बोन मेरो प्रेजेंट था, और हमारी जो डिजीज कंडीशन है वो ये है कि यहाँ पे बोन फ्रैक्चर हुई है, तो ये येलो बोन मेरो में जो फैट होगी वो यहाँ पे डिपोजिट होना स्टार्ट करेगी, और यदि ये ब्लड के अंदर ट्रेवल करना स्टार्ट हो गई है तो ये क्या हो जाएगी, फैट एम्बोलिज्म हो जाएगी। अब देखो ये फैट जो ये है, फैट एम्बोलिज्म जो आप लोगों का है ये है फैट एम्बोलिज्म जो है, ये क्या हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। तो ये कन्वर्ट नहीं हो तो यहाँ पर हम लोग इसमें पोजीशन देते हैं हाई फौलर। कौन सी पोजीशन देंगे इसको, हाई फौलर पोजीशन इस पेशेंट को हम लोग देंगे। क्लियर हो गया आप लोगों का। देखिए इसके कॉम्प्लिकेशन तो ये भी इसका कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन ये तो लेट कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, और ये जो कंपार्टमेंट सिंड्रोम है ये भी लेट में देखने को मिलता है, लेकिन सबसे अर्ली और मोस्ट कॉमन होता है वो कौन सा होता है, फेट एम्बोलिज्म होता है। क्लियर हो गया आपका ये क्वेश्चन भी, ठीक है। नेक्स्ट, यूज ना, नॉट यूज। तो देखो हमारा ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया आप लोगों से किसका, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको पता है कल मेंस जो हुआ था वहां पे भी इसमें क्वेश्चन आया था, वहां से भी इसमें क्या आया था, क्वेश्चन आया था। तो ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है, ये 1998 के अंदर आया था, ठीक है। ये इन्वायरमेंट जो फॉरेस्ट जो मिनिस्ट्री होती है ना उसके अंदर आया था ये बीएमडब्ल्यू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। और इसके अंदर जो कलर कोडिंग जो है वो होती है हमारी ये रेड, येलो, ब्लू और व्हाइट, ठीक है, चार होती है। तो देखो ग्रीन दिया गया है यहाँ पर, ब्लू होता है, येलो भी होता है, रेड भी होता है, लेकिन ग्रीन इसमें नहीं होता। तो आंसर देखो नोट पूछा गया ना, नोट
तो आप यस का मैसेज कर दीजिएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। होप आप सभी को वॉइस प्रॉपर क्लियर आ रही है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, रीड आउट कीजिए और इसका आंसर दीजिए आप सभी। ये जो क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो जीएमसीएच 2025 के अंदर जो आपका एग्जाम लगा था ना, उसका क्वेश्चन मैंने ये लिया है ना। और आप लोगों से पूछा भी गया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, इन ए पेशेंट विद डायबिटिक कीटोएसिडोसिस which laboratory value is required is most immediately intervention। क्या पूछा गया है? मोस्ट इमीडिएटली इंटरवेंशन क्या करना पड़ेगा? यदि ब्लड ग्लूकोज का लेवल कितना देखने मिल रहा है? 490 देखने मिल रहा है। सोडियम का लेवल कितना देखने मिल रहा है? 12 देखने मिल रहा है। और सीरम में पोटेशियम लेवल देखने मिल रहा है यहाँ पे कितना? 2.8 है। और जो पीएच है वो देखने मिल रही है 7.25 देखने को मिल रही है। ठीक है ना, तो आपको राइट आंसर करना है। देखिए एक पेशेंट है जिस इसका पेशेंट है डायबिटीज मेलिटस का पेशेंट है। और इसे डायबिटीज मेलिटस का ही क्या होता है कि डेंजर कॉम्प्लिकेशन होता है। क्या होता है? डेंजर कॉम्प्लिकेशन होता है। और वो कॉम्प्लिकेशन होता है कौन सा? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म देखना एक बार, क्या लिखा हुआ है इसमें? डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। ठीक है, जिसमें देखो डायबिटीज हो रहा है, डायबिटीज का मीनिंग होता है इंक्रीज ग्लूकोज। जो कि इंक्रीज ग्लूकोज तो इसमें नॉर्मली देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसमें क्या देखने मिल रही है? कीटोन देखने मिल रही है। क्या देखने मिल रही है? कीटोन बॉडीज इसमें देखने मिल रही है। कीटोन बॉडीज जो होती है वो एसिडिक नेचर की होती है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है? एसिडोसिस देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, देखो एसिडोसिस यानी कि पीएच डिक्रीज है, और पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेशियम। तो पोटेशियम यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो इससे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में हमें देखने को मिलता है हाइपरकैलेमिया। क्या देखने मिलता है? हाइपरकैलेमिया। यस या नो? लेकिन यहाँ पे दिया गया है पोटेशियम का लेवल कम, हाइपो दिया गया है। और ये देखने मिल रहा हो ना। और आपको पता है ये जो पोटेशियम होता है ना, ये बॉडी के लिए बहुत ही रेस्पॉन्सिबल होता है, मोस्ट रेस्पॉन्सिबल आयन होता है। यदि इसमें थोड़ी सी भी अबनॉर्मलिटी हो जाए तो सबसे पहले इसको करेक्ट करना जरूरी होता है, क्योंकि ऑन द स्पॉट पर्सन की क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। तो आंसर जाएगा इसका सी, राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल गया है, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, समझना आप लोग। सर इसमें ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ा हुआ है, वो तो ट्रीट सही क्यों नहीं कर रहे आप? वो सही इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो गया है। तो उसमें कन्फर्मली आपको ये पता है कि उसमें ग्लूकोज का लेवल तो इंक्रीज होगा ही होगा। कीटोएसिडोसिस में मोर देन 300 mg/dl बीजीएल ब्लड ग्लूकोज लेवल देखने को मिलता है। और जो किसी डिजीज कंडीशन के अंदर एक्सपेक्टेड फाइंडिंग होगी तो उसको ट्रीट नहीं करके जो अबनॉर्मल, ज्यादा अबनॉर्मल हो रही है उसको हम लोग ट्रीट करेंगे। इसलिए यहाँ पे आंसर आपका ये गया था। ठीक है, देखो हमारा डिसऑर्डर है कौन सा? डायबिटीज मेलिटस। तो डायबिटीज मेलिटस में आपको देखने मिलता है क्लासिकल सिम्टम। उसका क्लासिकल सिम्टम पूछ ले आप लोगों से, या पूछ ले इसका क्लासिकल ट्राइड सिम्टम पूछ ले ना, तो आपका आंसर क्या जाएगा? तो आप बोलोगे सर 3P देखने मिलता है। क्या देखने मिलता है इसमें? 3P। ये 3P क्यों देखने को मिला है यहाँ पर? तो इसका आंसर भी आप लोग दे दीजिए। देखो मैं बताता हूँ आपको। इसमें देखो हमारी डायबिटीज मेलिटस है, ये हुआ क्यों है? ये हुआ क्यों है? तो आप बोलोगे सर हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो गई थी इंसुलिन की, या क्या पता ये बन ही नहीं रहा हो। अरे पेनक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल होती है, और वो भी बीटा 1 जो होती है, उसी से इंसुलिन निकलता है। यदि इंसुलिन निकलना बंद हो गया हो तो इंसुलिन की कमी हो गई। और इंसुलिन का काम होता है, इंसुलिन का काम होता है, ये मैंने ब्लड वेसल्स लिखी है जहां पर है क्या आपका पोटेशियम, जहां पर आपका क्या है ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है यहाँ पे। और ये यहाँ पे लिखी है मैंने क्या? सेल लिखी है।
तो इस इंसुलिन का काम होता है इसको यहां से उठाना और इसको शिफ्ट कर देना किसके अंदर, सेल के अंदर, और साथ ही साथ ये पोटेशियम को भी यहां से उठा करके सेल के अंदर शिफ्ट कर देता है। कौन है, इंसुलिन। पोटेशियम को भी क्या करवाता है, सेल के अंदर शिफ्ट करवा रहा है, और इसके साथ साथ ग्लूकोज को भी करवा रहा है ना। तो ग्लूकोज के लेवल हमारे ब्लड के अंदर क्या हुआ, कम हुआ और मेंटेन हुआ। नॉर्मल जो बीजीएल होता है, नॉर्मल जो बीजीएल होता है वो होता है 70 to 110 mg पर डीएल, नॉर्मली यही होता है। लेकिन यदि इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या आप ग्लूकोज यहां से इधर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा ना। तो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और उसी डिजीज कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस बोलेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना, ये कंसेप्ट तो समझ में आया। जो हमारे ब्लड वेसल्स है इसके अंदर ग्लूकोज बढ़ गया है तो इसकी ऑस्मोलरिटी भी तो बढ़ेगी। अरे ब्लड की ऑस्मोलरिटी बढ़ी ना, ब्लड वेसल्स के अंदर ग्लूकोज क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब ग्लूकोज यदि यहाँ पे ज्यादा हुआ है तो इससे ब्लड की ऑस्मोलरिटी क्या हुई, इंक्रीज। ऑस्मोलरिटी इंक्रीज होगी तो आप बोलोगे सर विस्कोसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, विस्कोसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज। गाढ़ापन बढ़ा तो हमारे ब्लड, जो हमारी किडनी है, इस किडनी का एक फंक्शन होता है, किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन जो होते हैं, और नेफ्रॉन का जो अपर जो पार्ट होता है जिसे आप क्या बोलते हो, वोमन्स कैप्सूल बोलते हो, वहां पर क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है जिसे आप लोग क्या बोलते हो, जीएफआर बोलते हो। तो गाढ़ा ब्लड जा रहा है, विस्कोसिटी वाला ब्लड जा रहा है, तो जीएफआर भी क्या हो जाएगी आप लोगों की, बढ़ जाएगी। और जीएफआर बढ़ेगी तो यूरिन ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा, यस यू नो, यूरिन क्या होगा, ज्यादा आएगा। और यूरिन ज्यादा आने को क्या बोलेंगे हम लोग, पॉली यूरिया। अब बॉडी के अंदर यूरिन के थ्रू वाटर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना, यूरिन के थ्रू ज्यादा यूरिन देखने को मिल रहा है, तो पर्सन के अंदर डिहाइड्रेशन वाले सिम्टम आएंगे, तो पर्सन को ज्यादा क्या लगेगी, प्यास लगेगी, तो उसे बोलेंगे हम लोग क्या, ज्यादा पानी पीगा। तो लिख देता हूँ यहाँ पे पॉलीडिप्सिया, क्या लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, पॉलीडिप्सिया लिख देता हूँ। क्लियर हो गया है ये भी आपका, पॉलीडिप्सिया तो हो रहा है यहाँ पर, लेकिन आप लोगों ने सुना होगा सर इसको तो पॉलीफेजिया भी देखने को मिलता है। यस या नो, जी वाला आएगा, जी का मतलब याद रखना गटकना, क्या रखना है, गटकना है ना, इसे याद रखना है जी का मीनिंग। तो देखो ध्यान से सुनना, 3P सिम्टम तो आपको देखने को मिल गए यहाँ पर, 3P सिम्टम बोले थे ना, क्लासिकल सिम्टम, ये देखने को मिल गए यहाँ पर। अब आपको ये समझ में आएगा, लेकिन ये क्यों देखने को मिला पॉलीफेजिया, तो देखो हमारी सेल्स थी और ब्लड से ग्लूकोज इधर की ओर जा रहा था, सेल के अंदर प्रेजेंट था क्या, माइट्रोकॉन्ड्रिया। इस माइट्रोकॉन्ड्रिया को मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ये लो माइट्रोकॉन्ड्रिया। ये माइट्रोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज और ऑक्सीजन को यूज करके ये बनाता है क्या, एटीपी बनाता है। लेकिन इस सेल के पास में ग्लूकोज तो आ ही नहीं रहा ना, इंसुलिन का डेफिशिएंसी हो रखा है, तो एक तो पर्सन के अंदर एटीपी कम देखने लगी ना, एटीपी कम हो रही है तो उस पर्सन के अंदर ऊर्जा कम बन रही है, तो जल्दी से कोई भी वर्क करेगा तो जल्दी से उसको क्या हो जाएगी, थकान जल्दी होगी, फटीग देखने को मिलेगी। अब देखो सेल को क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, तो सेल क्या करेगी, आसपास की सेल्स को, सेल क्या करेगी, आसपास का जो न्यूट्रिशन होगा उसको तो खा लेगी, लेकिन इसकी डिमांड, न्यूट्रिशन की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो पर्सन ज्यादा क्या खाएगा, खाना खाएगा, बार बार उसको भूख लगेगी, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, पॉलीफेजिया बोलते हो। होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये है, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए और जल्दी से आंसर दीजिए क्वेश्चन का, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये जितने मैंने क्वेश्चन लिए ये प्रीवियस एग्जाम में आप लोगों से पूछे गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन, और इनके साथ में जो रेशनल बता रहा हूँ वो आप लोगों से फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आप लोगों का, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अरे ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है आप लोगों ने ब्लड किसी पर्सन को क्या करवाया है, एडमिनिस्टर करवाया है। जैसे एडमिनिस्टर करवाया तो उस पर्सन में क्या हो गया है, कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गया है। तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा होता है, ऑप्शन ए इधर का है फेब्राइल नॉन हिमोलाइटिक एनीमिया, बी ऑप्शन इधर का है यहाँ पे हाइपोकैल्सीमिया, सी ऑप्शन इधर का है यहाँ पे हाइपरकैलेमिया,
और डी ऑप्शन रखा है यहाँ पे फेब्राइल हीमोलाइटिक एनीमिया। एनीमिया नहीं दिया होगा तो यहाँ पे देगा वो आपको, कट कर दो इसको, सीधे लिख लो आप लोग क्या, रिएक्शन है ना, एनीमिया या फिर रिएक्शन, ये नो डाउन। तो देखिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगाया और उसका जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा है, या आप लोगों से पूछ लेते हैं यहाँ पे अर्लीस्ट कॉम्प्लिकेशन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जाता फेब्रल का मीनिंग होता है फीवर, फीवर के साथ में हीमोलाइसिस, यानी कि हीमोलाइसिस का मतलब होता है ब्लड का टूटना, हीमोलाइसिस का मीनिंग होता है ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन यहाँ पे नहीं, नॉट लिखा हुआ है, तो ब्रेक डाउन स्टार्ट नहीं हुआ है, यही अर्ली और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है। यदि ऑप्शन में ये नहीं दिया होता आपको, यदि ऑप्शन में ये नहीं दिया होता आपको, तो सेकंड प्रायोरिटी पे आप लोग चूज करते हैं यहाँ पे क्या, हाइपोकैल्सीमिया, और थर्ड प्रायोरिटी पे आप लोग चूज करते हैं कौन सा, हाइपरकैलेमिया। लेकिन ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में मोस्ट कॉमन की जगह लिख देता मैं लीस्ट कॉमन कर देता, तो अब आपका आंसर था फेब्राइल हीमोलाइटिक एनीमिया। लीस्ट कॉमन या फिर लिख देता मैं क्या, सीवियर या डेंजर कॉम्प्लिकेशन, डेंजर कॉम्प्लिकेशन, तब भी आपका आंसर क्या जाता है यहाँ पे, डी राइट आंसर था। जब भी ये फेब्राइल हीमोलाइटिक एनीमिया होता है ना, तो इसके अंदर हमें एक क्लासिकल सिम्टम देखने को मिलता है, क्या देखने मिलता है, क्लासिकल सिम्टम देखने मिलता है, और वो सिम्टम होता है इसका हीमोग्लोबिन यूरिया। क्या होता है, हीमोग्लोबिन यूरिया। और इस हीमोग्लोबिन यूरिया का मतलब होता है कि यूरिन के थ्रू क्या देखने मिल रहा है यहाँ पे, हीमोग्लोबिन पास हो रहा है, ठीक है। और यदि हीमोलाइटिक रिएक्शन फेब्राइल का मतलब फीवर के साथ में देखने मिल रहा है ना, और आपको पता है कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, हॉट ब्लड ना, हॉट ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देते हैं ना, तो उस पर्सन में रिस्क होती है ब्लड के ब्रेकडाउन होने की, और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, फीवर हो जाता है, इन्फेक्शन की रिस्क भी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर आप लोगों का प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन होता है स्टॉप दी ब्लड। क्या होता है, स्टॉप दी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को आप लोग क्या कराओगे, स्टॉप करो, यही आपको ध्यान में रखना है। ये नॉन फिब्रिलाइल हीमोलाइटिक रिएक्शन है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन नहीं है, ठीक है ना। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो रिएक्शन होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में भी आप लोगों का प्रायोरिटी एक्शन यही होता है स्टॉप दी ट्रांसफ्यूजन। लेकिन यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में अर्लीस्ट जो सिम्टम देखने को मिलता है, या अर्ली साइन देखने को मिलता है, वो देखने में अर्ली सिम्टम देखने को मिलता है यहाँ पे बैक पेन। क्या देखने मिलेगा, बैक पेन देखने मिलेगा, अर्ली सिम्टम। क्लियर हो गया, तो ये आपको ध्यान में रखना था, होप आपको ये भी समझ में आया होगा। चलो ये आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप सभी। देखो क्लास मैंने बोला था 1 है ना, क्लास जो आपकी क्लास स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट हुई थी, मैंने टाइमिंग बोला था आपको ये, और यहाँ से लेकर के आपको 10:30 तक क्लास देखने को मिलेगी, ठीक है। और डेली इसी टाइमिंग पर ये क्लास देखने को मिलेगी। आज थोड़ा सा क्लास हम लोगों ने डिले कर दिया था, इतने टाइमिंग पर क्लास स्टार्ट हुई थी, कोई बात नहीं है ना, कल से ये टाइमिंग सही फिक्स रहेगा, उसी टाइमिंग करेंगे। आज थोड़ा सा क्या टेक्निकल इश्यू था, और फर्स्ट क्लास थी हमारी, तो हो जाता है थोड़ा सा डिले, बट कल से ये नहीं देखने मिलेगा आपको, है ना। नेक्स्ट देखिए आप सभी, जल्दी से क्वेश्चन रीड आउट कीजिए और इसका आंसर दीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ओबीजी जो है ना, ऑप्शन लगाने को, वहां से क्वेश्चन लिया हमने। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग वुड बी अबनॉर्मल, अबनॉर्मल इन पोस्टपार्टल वुमन, ऐसी महिला जिसकी अभी अभी क्या हुई है, डिलीवरी हुई है, तो डिलीवरी होने के बाद में जो पीरियड होता है उसी को बोलते हैं पोस्टपार्टल वुमन या पोस्टपार्टल पीरियड बोलते हैं। तो इसमें देखने मिल रहा है चिल्स शॉर्ट आफ्टर डिलीवरी, यस, डिलीवरी के दौरान क्या हुआ, ब्लड लॉस हुआ है, तो पर्सन को, उस महिला को क्या हो सकता है, चिल्स देखने को मिल सकता है। क्या देखने मिलता है, चिल्स देखने को मिलता है, तो ये तो नॉर्मल है ना। तो अब नॉर्मल देखनी है, एक्सपेक्टेड फाइंडिंग यही है, और एक्सपेक्टेड फाइंडिंग को हम लोग नॉर्मल फाइंडिंग में इंक्लूड करते हैं, आपको पता है ना। यदि किसी डिजीज कंडीशन में, ये स्टार लगा के नोट डाउन कर लेना कि यदि कोई डिसऑर्डर है, उस डिसऑर्डर में जो एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है, जो क्या है, एक्सपेक्टेड
फाइंडिंग है वो क्या होती है, नॉर्मल फाइंडिंग में इंक्लूड करते हैं। तो अब नॉर्मल बतानी है आपको ये। तो पल्स रेट 60 बीट पर मिनट इन ए मॉर्निंग फर्स्ट पोस्टपार्टल डे। ये बॉडी से क्या हुआ है, फ्लूइड भी लॉस हुआ है और फर्स्ट पोस्टपार्टल डे क्या होता है, ये जो फाइंडिंग देखने को मिल रही है ये नॉर्मल फाइंडिंग में ही इंक्लूड करते हैं ना, नॉर्मल फाइंडिंग में ही इंक्लूड करते हैं। यूरिन आउटपुट जो होता है वो 300 ml ऑन सेकेंड डे आफ्टर डिलीवरी। यस, ये भी फाइंडिंग देखने को मिलती है, ज्यादा यूरिन पास आउट करने को मिलता है, देखने को मिलता है यहाँ पे, है ना। तो ये भी नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है डी ऑप्शन की ओरल टेम्परेचर आप लोगों ने मेजर किया है, वो देखने को मिल रहा है कितना, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड में दे रखा है 38.3 सेंटीग्रेड ऑन थर्ड डे आफ्टर डिलीवरी। यदि ये टेम्परेचर यदि यहाँ पे लिखा होता है क्या, फर्स्ट डे, क्या लिखा होता है उसने, फर्स्ट डे कर देता ना, यहाँ पे लिख देता है फर्स्ट डे। तो फर्स्ट डे तो ये नॉर्मल फाइंडिंग में ही काउंट करते हैं, फर्स्ट डे तो नॉर्मल फाइंडिंग में, लेकिन सेकेंड डे और थर्ड डे यदि टेम्परेचर यदि बढ़ा हुआ हो तो वो इंडिकेट करता है कि इसको क्या हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है। क्या हो गया इसको, इन्फेक्शन। और इन्फेक्शन के अंदर आप लोगों को बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ देखने मिलेगा सेकेंड डे या एक दिन के बाद में, यहाँ लिख देता हूं मैं, आफ्टर 24 आवर। क्लियर हो गया। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, अब नॉर्मल फाइंडिंग थी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये, जल्दी से क्वेश्चन रीड आउट कीजिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर आफ्टर द मेजर बर्न, ये क्वेश्चन में जो मैंने लिया है जीएमसीएच वाले पेपर से लिया है ना, और ये क्वेश्चन रिपीट भी होंगे, है ना, एग्जाम में। ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर आफ्टर मेजर बर्न इंजरी विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी नर्स एंटिसिपेट, कि उसमें क्या देखने मिलेगा इंजरी के 24 घंटे के, फर्स्ट 24 घंटे के अंदर अंदर जो नर्स एंटिसिपेट का मतलब नर्स जानती है। अरे नर्स जानती है, सब कुछ जानती है नर्स, क्या नहीं जानती ना। तो देखो इसमें क्या आंसर जाएगा, क्या हाइपरक्लीमिया, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, या फिर ये देखने मिलेगा, आंसर दीजिए आप लोग। मेजर बर्न हुआ है, और हमारी बॉडी जो है वो किससे मिलकर बनी होती है, सेल से। सेल से टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बना होता है ऑर्गन, और ऑर्गन से मिलकर बनी होती है अपनी क्या, सिस्टम, और सिस्टम से मिलकर बनी होती है अपनी बॉडी। सेल होती है, सेल के अंदर मेजरली क्या प्रेजेंट होता है, पोटेशियम। अरे क्या प्रेजेंट होता है, पोटेशियम प्रेजेंट होता है। अब इसको बर्न हुआ है, सेल डिस्ट्रक्शन होगी, पोटेशियम निकल गिर गया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर आएगा। क्या यहाँ पर हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा, हाइपोकैलेमिया कट कर देते हैं, हाइपरकैलेमिया देखने को मिल रहा है, सही है। और इसके अंदर हाइपोकैल्सियम, सॉरी ये भी नहीं देखने मिलेगा। अब आंसर करना है आपको, ए और सी में से राइट आंसर करना है। तो देखो जब भी बर्न होता है, सेल डिस्ट्रक्शन होती है, लैक्टिक एसिड जो इंजरी के दौरान क्या होते हैं, एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड होता है, और वो क्या करवा देता है, एसिडोसिस करवा देता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस करवा देगा। ठीक है, ये बर्न टॉपिक है, आपको मैं जब स्किन कराऊंगा ना तो 1 आवर हम बर्न को ही देंगे, ओनली और ओनली 1 आवर बर्न टॉपिक को देंगे। वहां पे मैं ये डिटेल में एक्सप्लेनेशन करूंगा कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ तो क्यों हुआ। बस अभी के लिए इतना रख लो, बाकी मैंने बता दिया आपको कि जो आप लोगों का पोटेशियम इज, है ना, पोटेशियम क्या होता है, पोटेशियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच, है ना। तो पोटेशियम यदि बढ़ा हुआ तो पीएच क्या हो जाएगी, कम, और एसिडोसिस पीएच का कम होना ही होता है। तो ये भी रेशनल मान सकते हो आप लोग यहाँ पे। तो ये हमारे क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे। कल मैं ये क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कशन करूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा, बाकी क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको, है ना। ओके, होप आप सभी को ये क्लास समझ में आएगी। आज के लिए इतना था, थैंक्स।